Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the complete consolidation. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल कंसोलिडेशन के तीनों टाइप्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कंसोलिडेशन को लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे. क्या मतलब होता है कंप्लीट कंसोलिडेशन का. हैनी ने इसके रेफरेंस में एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है. क्या है ये डेफिनेशन? अ कंप्लीट कंसोलिडेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द आउटराइट परचेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन and the merging or the amalgamating of such properties into a single business unit. ये कुल मिला के जो कंप्लीट कंसोलिडेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उस फॉर्म को एस्टेब्लिश करके फॉलो किया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली परचेज कर लेते हैं. और परचेज करने के बाद या तो मर्जिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और एमलगमेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और इसके बेसिस पर उसे एक सिंगल बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कंसोलिडेशन के नाम से जानते हैं. एक कुल मिला के यहाँ पर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर यूनिट है वो अपनी आइडेंटिटी को प्रॉपरली लूज कर देती है. It means that under the complete consolidation, one or more of the combining units lose their identity. अब हम इसको या तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर या फिर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर या दोनों के बेसिस पर फॉर्म कर सकते हैं. मैंने यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किए, एक तो है मर्जर और दूसरा है एमलगमेशन. तो या तो मर्जर के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है या एमलगमेशन के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर जो कंपनी है वो क्या करती है, जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली परचेज कर लेती है और परचेज करने के बाद क्या करती है, उन्हें एक सिंगल बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट कर देती है. तो हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कंसोलिडेशन का नाम देते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कंप्लीट कंसोलिडेशन का. यानी कि यहां पर हम इसकी दो फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. पहली फॉर्म है इसके अंदर दैट इज नोन एज द मर्जर एंड सेकंड फॉर्म इज नोन एज द एमलगमेशन. तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द मर्जर. मर्जर के ऑपरेशंस क्या होते हैं. मर्जर में क्या होता है, इन केस ऑफ मर्जर और एब्जॉर्प्शन वन एग्जिस्टिंग यूनिट मर्जेस विद अनदर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वन यूनिट may be taken over by another without forming a new concern. यानी कि बिना एक नई कंसर्न को फॉर्म किए हुए जो एक फर्म है वो क्या करती है, दूसरी फर्म की प्रॉपर्टीज को अपने साथ मर्ज कर लेती है. तो जो दूसरी यूनिट है उसकी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई और पहले की आइडेंटिटी बनी रहती है, उसमें कोई भी और कैसा भी चेंज नहीं होता है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो मर्जर के केस में एक फर्म ने दूसरी फर्म की प्रॉपर्टी को अपने अंदर मर्ज कर लिया, दूसरी की आइडेंटिटी लूज हो गई लेकिन पहले की आइडेंटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया. तो वो ऐसा ही करती है मार्केट में कंपटीशन को लगभग अवॉइड करने के लिए और अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए जो लार्ज बिजनेस यूनिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को अपने अंदर मर्ज कर लेती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली परचेज करते हुए. तो हम इस ऑपरेशन को मर्जर का नाम देते हैं. द सर्वाइविंग कॉर्पोरेशन एक्वायर्स द लायबिलिटीज, असेट्स, पर्सनल एंड मच ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फ्यूजिंग कंपनी. तो जिस पर्टिकुलर कंपनी को अपने अंदर मर्ज किया है सर्वाइविंग कॉर्पोरेशन ने, तो वो सर्वाइविंग कॉर्पोरेशन क्या करती है, उस फ्यूजिंग कंपनी की लायबिलिटीज को अपने साथ एक्वायर कर लेती है, असेट्स को एक्वायर कर लेती है, उसके पर्सनल्स को एक्वायर कर लेती है और उसकी जितनी भी रेपुटेशन है वो उसके साथ में एक्वायर हो जाती है जब जो सर्वाइविंग कॉर्पोरेशन है वो फ्यूजिंग कंपनी को परचेज कर लेती है और उसकी प्रॉपर्टीज को परचेज कर लेती है उस केस में. तो हम इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं किसका, मर्जर का. क्लियर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर. तो यहाँ मैंने मर्जर के इन पर्टिकुलर 7 टाइप्स को डिफाइन किया है. पहले बात करते हैं हम फर्स्ट टाइप की. द वेरी फर्स्ट टाइप इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल मर्जर.
क्या मतलब है इस हॉरिजॉन्टल मर्जर का? इट रेफर्स टू टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री और प्रोड्यूसिंग आइडियल प्रोडक्ट्स कंबाइनिंग टुगेदर। यानी कि इस टाइप के मर्जर में एक ही इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली सिमिलर फर्म्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाती है। यानी कि एक जो लार्ज कॉर्पोरेशन होती है सेम इंडस्ट्री के अंदर, वो दूसरी स्मॉल बिजनेस यूनिट को अपने साथ में मर्ज कर लेती है उसकी प्रॉपर्टीज को परचेज करते हुए। तब हम ऐसे मर्जर को हॉरिजॉन्टल मर्जर का नाम देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम इसका डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो जो इलेक्ट्रोलक्स के इंडियन ऑपरेशंस हैं उसको वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने अंदर एक्विसाइज कर लिया, तो हम इस पर्टिकुलर मर्जर को हॉरिजॉन्टल मर्जर का नाम देंगे। या शुगर इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी शुगर फर्म दूसरी शुगर फर्म के प्रॉपर्टीज को एक्विसाइज कर ले, उसे परचेज कर ले, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब सेम इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करने वाली एक फर्म क्या करे, दूसरी फर्म की प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली परचेज करके अपने अंदर मर्ज कर ले, तो हम इस मर्जर को हॉरिजॉन्टल मर्जर का नाम देते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हॉरिजॉन्टल मर्जर का, दैट इज बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब एक फर्म दूसरी फर्म के प्रॉपर्टीज को परचेज कर लेती है तो उसके पास रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, और वो ज़्यादा क्वांटिटीज में हर वर्क को फॉलो करती है। प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में करती है, मार्केटिंग लार्ज क्वांटिटी में करती है, सेलिंग लार्ज क्वांटिटी में करती है। तो इस लार्ज क्वांटिटी के बेसिस पर उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है और वो कम कॉस्ट में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में कैपेबल हो जाती है। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है अचीव मोनोपोली स्टेटस। क्या होता है, एक इंडस्ट्री के अंदर एक जो फर्म है वो सारी फर्म्स को परचेज करके अपने मोनोपोली स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। इसी वजह से भी वो इस हॉरिजॉन्टल मर्जर को फॉलो करती है। या फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, दैट इज कंट्रोल। एक रह गया ऑब्जेक्टिव रिड्यूस कंपटीशन, यानी कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए, मार्केट में कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि जितनी फर्म्स को वो अपने अंदर मर्ज कर लेगी उतना ही कंपटीशन कम होता चला जाएगा और वो सिंगल लेवल पर ऑपरेट करने की पोजीशन में जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है। और लास्ट वन इसके अंदर कंट्रोल द मार्केट। ऑब्वियसली मार्केट को कंट्रोल करना है और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग मार्केट में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्म को हॉरिजॉन्टल मर्जर के थ्रू बाकी फर्म्स को अपने अंदर मर्ज करना ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके बेसिस पर हॉरिजॉन्टल मर्जर को फर्म्स के द्वारा फोकस किया जाता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मर्जर, दिस इज नोन एज द वर्टिकल मर्जर। ये कब होता है, दिस हैपेंस इन टू वेज, दो वेज में इसको फॉलो किया जाता है। पहला तरीका क्या है, व्हेन अ फर्म एक्वायर्स अनदर फर्म विच प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इट, यानी कि जिस रॉ मटेरियल का यूज कर रही है अपने फिनिश प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, अगर वो उसी पर्टिकुलर फर्म को परचेज कर ले जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए, तो हम इस मर्जर को वर्टिकल मर्जर की कैटेगरी में रखते हैं। और ये पहली कंडीशन हो गई। जैसे अगर एक टायर मैन्युफैक्चरर रबर मैन्युफैक्चरर कंपनी को एक्वायर कर ले, या एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी एक स्टील कंपनी को एक्वायर कर ले, तो ये मर्जर कैसे कहलाएंगे, दे आर नोन एज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्टिकल मर्जर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्टिकल मर्जर। इसमें क्या होगा, व्हेन अ फर्म एक्वायर्स अनदर फर्म विच वुड हेल्प इट गेट क्लोजर टू द कस्टमर, यानी कि एक फर्म जब दूसरी फर्म को इस तरीके से एक्वायर करे जिससे कि ये कस्टमर्स के और ज़्यादा नज़दीक आता चला जाए, तो हम इस मर्जर को भी वर्टिकल मर्जर के नाम से जानते हैं, जो सेकंड कैटेगरी का वर्टिकल मर्जर है। जैसे मान लीजिए कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो कंज्यूमर ड्यूरेबल जो डीलर्स हैं उनके साथ में अपने ऑपरेशन को या उनको एक्वायर कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी सेकंड कैटेगरी कहलाएगी वर्टिकल इंटीग्रेशन वर्टिकल मर्जर की। या फिर एक एफएमसीजी कंपनी है, वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को एक्वायर कर ले या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक्वायर कर ले, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज द सेकंड टाइप ऑफ वर्टिकल मर्जर। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मर्जर, दिस इज नोन एज द कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्रीज अनरिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब दो फर्म्स ऐसी हों जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेट करती हों, और अगर उनका मर्जर होता है, यानी कि एक फर्म ऐसी दूसरी फर्म को
प्रॉपर्टी को परचेस करते हुए अपने अंदर मर्ज कर लेती है, तो हम इसको कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का नाम देते हैं। इस केस में क्या होता है, जो बिजनेस है टारगेट कंपनी का वो दूसरी जो एक्वायरिंग कंपनी है उससे एंटायरली डिफरेंट होता है, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है। जैसे एक वॉच मैन्युफैक्चरर कंपनी है या एक वॉच मैन्युफैक्चरर है, वो एक सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी को एक्वायर कर ले, या एक स्टील कंपनी है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर कर ले। अब इनका आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, तो हम इस मर्जर को कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द फोर्थ वन। फोर्थ टाइप है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक मर्जर। क्या होता है ये कॉन्सेंट्रिक मर्जर? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप्स, फंक्शंस और टेक्नोलॉजी। यानी कि यहाँ जो दो फर्म्स मर्ज हो रही हैं, तो इस मर्जर में दोनों फर्म्स में किस बात को लेकर सिमिलरिटी होती है? कस्टमर ग्रुप को लेकर सिमिलरिटी होती है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेकर सिमिलरिटी होती है, या फिर टेक्नोलॉजी को लेकर सिमिलरिटी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पर, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर विद अ यूपीएस मैन्युफैक्चरर, यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम को मैन्युफैक्चर करने वाला जो फर्म है वो एक यूपीएस मैन्युफैक्चरर के साथ में अपने ऑपरेशंस को मर्ज कर ले, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज द कॉन्सेंट्रिक मर्जर। ओके, नेक्स्ट वन इज द फॉरवर्ड मर्जर। क्या मतलब है इसका? हियर द टारगेट मर्जर इनटू द बायर। बायर का मतलब जो कंपनी परचेज कर रही है सेकंड कंपनी को, जैसे हम बोल रहे हैं टारगेट कंपनी। जब टारगेट बायर के अंदर मर्ज हो जाता है तो इसको हम फॉरवर्ड मर्जर का नाम देते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने जब बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर किया, तो जो बैंक ऑफ मदुरा है वो तो टारगेट हो गई, और जो आईसीआईसीआई बैंक है वो एक्वायरर हो गई। तो मदुरा बैंक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मर्ज हुई, तो आईसीआईसीआई बैंक का तो एग्जिस्टेंस रहा, लेकिन जो मदुरा बैंक है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो हम इस मर्जर को फॉरवर्ड मर्जर का नाम देते हैं। क्लियर? दूसरा है इसके अंदर, नेक्स्ट वन इज द रिवर्स मर्जर। रिवर्स का मतलब क्या होगा? बायर में टारगेट मर्ज हो रही थी, और यहां क्या होगा? यहां बायर टारगेट में मर्ज हो जाती है, और उस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं बायर के, उनको टारगेट में स्टॉक्स मिल जाते हैं। सो दिस इज ट्रीटेड एज अ स्टॉक एक्विजिशन बाय द बायर। तो हम ऐसे मर्जर को रिवर्स मर्जर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। और लास्ट वन है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द सब्सिडी मर्जर। क्या होता है ये? अ सब्सिडी मर्जर इज सेड टू अकर व्हेन द बायर सेट्स अप एन एक्विजिशन सब्सिडरी विच मर्जेस इन द टारगेट। यानी कि यहाँ क्या करता है, जो बायर है वो अपनी सब्सिडरी को टारगेट के साथ में मर्ज कर देता है। एक सब्सिडरी कंपनी उसके पास अवेलेबल है, और उसने क्या करा, उस सब्सिडरी कंपनी को टारगेट कंपनी के साथ में मर्ज कर दिया, टारगेट को सब्सिडरी कंपनी के अंदर मर्ज कर दिया, तो हम इस मर्जर को सब्सिडरी मर्जर का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने डिस्कस किए हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स। ओके, थैंक यू।